जनता आपस में लड़ रही है। जरूरतमंद पेपर में छपा, सभी जरूरतमंदों को आवास मिलेगा। भाई आपने पेपर में तो छाप दिया और जरूरतमंद सभी हैं। और फिर वीडियो के यहाँ आया सारा गांव में 15 आवास पास होगा। तो मजबूरी है तो लोग लड़ेंगे तो, और उसमें कमीशन बाजू ऊपर से है। तो मतलब ये जो गांव की जनता की एकता को तोड़ दिया गया। और क्या अब ये जनता अन्याय के खिलाफ लड़ पाने की हैसियत में है? नहीं है। राजनैतिक रूप से आर्थिक योजना बनाकर गांव की एकता को तोड़ा गया। दूसरी तरफ गांव की एकता को तोड़ा गया जातीय राजनीति करके। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान, अगर हम किसानों की बात करें तो वो सब किसान है तो खेती पर जिसका अस्तित्व है उसमें हर जाति के लोग हैं। लेकिन राजनीति में आज जात के नाम पर अलग अलग पार्टियां बन गई हैं और मेरी जातीय चेतना हावी है। मैं यदि यादव हूं तो मैं इंतजार करूंगा जब मुलायम यादव आह्वान करेंगे तभी लड़ने जाऊंगा, वरना लड़ने नहीं जाऊंगा। यदि मैं दलित वर्ग से हूँ, मेरी दलित चेतना हावी है। जब मायावती जी या कोई दलित का नेता कहेगा लड़ना है तब लड़ने जाएंगे, अन्यथा लड़ने नहीं जाएंगे। अगर कोई फॉरवर्ड कास्ट का नेता है, फॉरवर्ड कास्ट की मानसिकता का शिकार है, वो सोचेगा जब उसके पार्टी के नेता उसे बुलाएंगे तब वो लड़ने जाएंगे। और आज उत्तर प्रदेश में बहुत ही विडंबना है। दिल्ली में किसान लड़ रहे हैं किसके लिए? तो 3 कानून, 3 कृषि कानून। पहला एक कानून है इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। दूसरा कानून है फार्मर प्रोडक्ट एम्पावरमेंट, किसान उपज मूल्य आश्वासन संवर्धन संरक्षण कानून 2020। तीसरा एपीएमसी, एग्रो प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। ये 3 कानून 5 जून को अध्यादेश के द्वारा संसद में पारित कर दिया गया। संसद में वो अध्यादेश 6 महीने के लिए था। फिर सितंबर में लोकसभा में 1 दिन लाया गया, बिना बहस के पास हो गया। फिर उसके बाद 22 सितंबर 27 सितंबर तक, 22 सितंबर को राज्यसभा में पास हो गया। 27 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिया तो 3 कानून अस्तित्व में आ गए। और जिस दिन राज्यसभा में बहस चल रही थी, कृषि मंत्री कह रहे थे नरेंद्र तोमर जी, किसानों को मैंने आजादी दे दिया है, अभी तक किसान को आजादी नहीं मिली थी। तो कानून के मुताबिक क्या आजादी मिली इसको समझना होगा। कानून के मुताबिक एपीएमसी एक्ट के अनुसार था अभी तक कृषि उपज, धान, गेहूं, चावल, सरसों, दलहन, तिलहन जितनी है, सरकार एफसीआई के तहत समर्थन मूल्य घोषित करती है। और उस समर्थन मूल्य के आधार पर जगह जगह क्रय केंद्र में किसान बेचते हैं। घोषित मूल्य पर वो अपना फसल का दाम पा जाते हैं। मान लिया जिनकी स्थिति नहीं है वो उससे कम दाम में अपने स्थानीय व्यापारी को दे देते हैं। चल रहा था तो उसमें बोले ये जो कानून है ये बिचौलिए है, इसमें किसान की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। किसान को हम आजादी दे रहे हैं, अब आप अपना उत्पाद उत्तर प्रदेश में बेचें, उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार ले जाकर बेचें, आसाम बेचें, उड़ीसा बेचें, आप जहां ज्यादा दाम पाइए वहां बेचिए, मैं आपको आजादी दे दिया। अब एपीएमसी कानून आप पर कोई रोक नहीं लगाएगा। इस कानून के संशोधन के पहले क्या होता, अगर आप अपना धान लाद करके चले जाइए, यहाँ का बिहार का बॉर्डर नजदीक है, जब बिहार के बॉर्डर पर पहुंचेंगे बिहार पुलिस आपको रोक लेगी, आप लाइसेंस दिखाओ, आप क्यों ले जा रहे हैं। तो अब आप अपना धान लाद कर ले जाइए बिहार के पास आरा में, पुलिस रोकेगी नहीं। आजादी तो हो गई, घोषित आजादी, लेकिन क्या वास्तविक आजादी आपको मिली? इसके विपरीत एक पक्ष है। खरीदने बाद खरीदता कौन है? किसान जब बेचता है तो खरीदता कौन है? मैंने व्यापारी। इस उपज व्यापार में जो कंपनी लगी हुई है वो उत्तर प्रदेश का लाइसेंस है, उत्तर प्रदेश में ही खरीद बिक्री करेंगे। अगर वो बिहार बेचना चाहेंगे सरकार से उन्हें फिर टेंडर लेना पड़ता है बिहार के लिए। आकाश
के लिए। तो उन्होंने इसके विपरीत कर दिया, खरीदने वाली कंपनियों का एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो पूरे देश भर में अपने एजेंट के माध्यम से जहां चाहे वहां खरीद बिक्री करें। तो अब बताइए आजाद कौन हुआ? किसान आजाद हुआ कि किसान की फसल को खरीदने वाला व्यापारी आजाद हो गया? अब आप लोग सोचिए, तय करिएगा। तो हम तो कहेंगे किसान की उपज का खरीदने वाला व्यापारी आजाद हो गया और वो जहां चाहे वहां जाकर के खरीदे, उस पर कोई रोक नहीं। दूसरा इसके साथ हो गया आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में लिखा है एक्ट में 22 फसल, धान, चावल, बाजरा, दलहन, तिलहन, 22 फसलें अब आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं रह गई। अब इस पर सरकार हमेशा कोई रोक नहीं लगाएगी। सरकार केवल 3 परिस्थितियों में रोक लगाएगी। वो परिस्थिति प्राकृतिक आपदा, भूकंप आ जाए या युद्ध की स्थिति में आ जाए। और बेचने के लिए इन कंपनियों को मूल्य तय करने का अधिकार 50% एक साल में बढ़ा दिया गया। मतलब धान या गेहूं, अगर गेहूं किसी कंपनी ने 18 रुपए में खरीदा तो 27 रुपए में बेच सकता है। जब तक 27 रुपए में बेचेगा, सरकार उस पर कोई रोक नहीं लगाएगी। और ये गेहूं को प्रोसेस कर दिया गया। जैसे गेहूं का प्रोसेस क्या हो गया? आटा, मैदा, सूजी हो गया। तो ऐसे दाम को 50% फिर बढ़ा दीजिए तो 27 का गेहूं 40 रुपए, 45 रुपए हो गया। 18 रुपए का गेहूं ये कंपनी खरीदेगी और आटा चावल बनाकर उसे 45 रुपए में बेचेगी। ये आजादी किसको फायदा मिलेगा? किसान को फायदा मिलेगा कि कृषि व्यापार में लगी कंपनी को फायदा मिलेगा? इसका पूरा फायदा मिलेगा कृषि व्यापार में लगी हुई कंपनी को। तो कंपनी के मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने ये कानून लिया। और जब ये कानून शुरू हुआ 5 जून के बाद ही पंजाब के किसानों ने वहां रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया था। तब इस बात का प्रचार किया जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान केवल लड़ाई लड़ रहे हैं, यही एमएसपी का फायदा पाते थे। देश के बहुत सारे लोग एमएसपी का फायदा नहीं पाते थे। सरकार का काम क्या था? और जो लोग एमएसपी का फायदा नहीं पाते थे उनको फायदा देना, लेकिन वो फायदा उठाने वालों को फायदा कट करने का तर्क देने लगे। जब आंदोलन आगे बढ़ा, जब कानून पारित हो गया, उससे पहले इस देश के ट्रेड यूनियन जो मजदूर लोगों ने आंदोलन घोषित किया था, 26 तारीख को भारत बंद का आह्वान दिया था, 26 सितंबर को। और उसी के समर्थन में किसान लोगों ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और जब दिल्ली चलो का नारा दिए पंजाब के पास आए तो हरियाणा की पुलिस उनको रोक दिया, बैरिकेडिंग कर दिया, लाठी गोली चली। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा। जब किसान हरियाणा में चले आए, वो जब दिल्ली में नहीं घुसने देंगे तो किसान लोग दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर धीरे धीरे आकर के बैठे हुए 58 दिन हो गए। और ये किसान, ये जो सरकार है, तो भारतीय संस्कृति का चोंगा ओढ़ करके आई है, धर्म का लवादा ओढ़ करके आई है। और इसे इन किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये अदानी और अंबानी के खरीदे हुए एजेंट हैं। 2014 से अदानी का साइलेंस यानी बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं और उस गोदाम में टेंडर पास हो चुका है। अब इनके सामने संकट है, अगर ये कानून को वापस ले लेते हैं तो अदानी का क्या होगा, अंबानी का क्या होगा? और दूसरा है, अगर वापस ले लिए तो इस देश की जनता सीख जाएगी कि आंदोलन के दम पर सब कुछ हासिल कर लिया जा सकता है, इसलिए जनता और आंदोलन करने लगेगी। तो किसी के खिलाफ, ट्रेड यूनियन के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, सरकार के अस्पताल में नहीं करने, सबके खिलाफ जनता लड़ाई सीख जाएगी, लड़ना सीख जाएगी। और तब जो उनके आता है देश के उद्योगपति, पूंजीपति का हित बाधित हो जाएगा। इसलिए सरकार सोच रही है किसी भी तरीके से आंदोलन समझौते से किसी भी तरीके से रुक जाता, यह सरकार की मंशा। तो मंशा क्यों है, इस बात को भी समझना होगा। हम लोग कहते हैं बहुत राजनीति करते हैं,
लेकिन राजनीति समझते भी हैं कि नहीं, कि थोड़ा संदेह कोई अन्यथा न लीजिएगा। लड़ लेना, हार जाना, जीत जाना सिर्फ राजनीति नहीं है। राजनीति क्या है? द सेंट्रलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमी इज पॉलिटिक्स। अर्थव्यवस्था की केंद्रीभूत अभिव्यक्ति राजनीति है। अर्थव्यवस्था के चरित्र के अनुसार राज्य की नीति में परिवर्तन करना राजनीति है। तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था का चरित्र क्या है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था का चरित्र पूंजीवादी साम्राज्यवादी है। मतलब हमारे देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति, अंबानी, अडानी, बिरला, ये लोग हैं, विदेशों में पूंजी निवेश कर रहे हैं। अडानी की सरकार बनी थी तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जब उनकी पूंजी बनी थी, अफ्रीका में वो कोयले की खदान खरीद रहे हैं। जब उनकी सरकार बनी, दक्षिण निवास मित्तल ब्रिटेन में लोहे का कारखाना खोल रहे हैं। मतलब हमारे देश के उद्योगपति सन 47 से प्राप्त आजादी को फायदा उठाकर कितने बड़े पूंजीपति हो गए, आज इस देश से जाकर विदेश में अपना कल कारखाना लगा रहे हैं। मतलब कल कारखाना लगाकर वहाँ के श्रमिक और कच्चे माल किसानों को वो लूटेंगे। और हमारे देश में अमेरिका की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी आएगी, यहाँ कारखाना लगाएगी। वो कंपनी यहाँ पर इस देश के किसानों का कच्चा माल लूटेगी, इस देश के मजदूरों को कम मजदूरी का श्रम कराएगी। मतलब हमारे देश का पूंजीपति और दुनिया के पूंजीपति मिलकर के एक हो गए हैं। हमारा देश 1994 में 5 अप्रैल को उरुग्वे वार्ता के बाद विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। और आज मुनाफा कमाने के लिए किसी राष्ट्र की कोई सीमा नहीं है। हर देश के पूंजीपति विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और अपनी क्षमता के अनुसार वो मुनाफे में शेयर ले रहे हैं। समझना, हम आप किसान मजदूरों को हमारा आपका अस्तित्व कैसे रहेगा? एक समय सरकार की जिम्मेदारी पर पब्लिक सेक्टर के तहत सड़क बनी थी, रोडवेज बना, रेलवे बना, सरकारी अस्पताल बना, विकास भवन बना, न्यायालय बना, सब कुछ। और 3 दिन पहले पता चला, एक राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है जानते हैं आप लोग? ओम बिरला। उनकी बेटी को बिना ICS की परीक्षा पास किए ICS IAS बना दिया गया है। मतलब 10% ऊपरी पदों पर, 10% ऊपरी पदों पर बिना कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लोगों को IAS संवर्ग में शामिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब अभी हमारे देश के जो लोग जो परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके नौकरी पाने के चांसेस अभी कम हो गए। तो सन 47 में इस देश में जो आजादी मिली वो कहाँ चली गई? वो आजादी चली गई इस देश के पूंजीपतियों के नियंत्रण। और इन पूंजीपतियों के पैसे पर पलने और बढ़ने वाली पार्टियां जब सरकार में आती हैं तो पूंजीपतियों को मुनाफा बढ़ाने वाला कानून पारित करती हैं, और जब विपक्ष में चली जाती हैं तो विरोध का नाटक करती हैं। कांग्रेस और भाजपा यही कर रही है। GST जब कांग्रेस लाई थी तो भाजपा विरोध